हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। आज हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर मेथड फॉर मैशनरी। ठीक है ना, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि क्रैक्स के सबसे सामान्य कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि जो आपकी वॉल है, जो मैशनरी वॉल वगैरह होती हैं या जो आप कहते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, दरारें आ जाती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका सॉफ्ट क्ले की ईंटों के सड़ने से नींव की विफलता, यानी कि जो आपने फाउंडेशन तैयार की है, ठीक है, उसमें जो आपने ब्रिक्स यूज़ की थी वो आपकी क्या है, सॉफ्ट क्ले की थी, जिसकी वजह से ईंट जो है वो क्या है आपकी सड़ चुकी है, गल चुकी है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन है वो क्या है आपकी फेल हो गई है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कहते हैं जब फाउंडेशन फेल होगी तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी आपका क्या है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसमें पेड़ों की जड़ों में वृद्धि, यानी कि आपकी जो घर के पास पड़ोस में जो भी पेड़ लगे हैं तो उनकी जड़ें क्या आपकी कुछ ज़्यादा फैलती जा रही हैं, तो वो क्या करती हैं आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तक घुस जाती हैं। तो उनके घुसने की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो वॉल है उस वॉल में क्या होता है आपके क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी है आपका पुराने भवनों में नींव का अभाव, यानी कि जो आपके पुराने ओल्ड कहते हैं जो बिल्डिंग्स थी उनमें क्या फाउंडेशन नहीं थी, जिनकी वजह से उनमें क्या दरारें आ जाती थी। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी आपके कहते हैं आंसर जो है वो आपके क्या सही है। इसके अलावा आपके क्रैक्स किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं, अनइवन सेटलमेंट, यानी कि जो आप नीचे की सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल पे जब लोड आया तो उसमें उसकी वजह से उसमें जो सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सेटलमेंट कैसा आपका, वो आपका क्या अनइवन है, यानी कि एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, तो उसकी वजह से आपके क्या क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं आपके कि मान लीजिए कि आपकी जो नीचे की सॉइल है, ठीक है, उसमें क्या है कि पानी जब कहते हैं अवशोषित, यानी कि नमी को जब उसने अवशोषित किया तो उसकी वजह से उसमें क्या है आपके जो एक्सपेंशन होने लगा, यानी कि जो नीचे की मिट्टी है उसमें क्या एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन की वजह से क्या आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके क्या क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्या है कि जो फाउंडेशन पे जो आपका लोड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में भी आपके क्या है कि उसमें जो सेटलमेंट होगा वो अनइवन होगा और आपके कहते हैं जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या दरारें आ रही हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में सेकंड में पूछा गया कि प्लास्टिक श्रिंकेज किन कारकों यानी कौन कौन से फैक्टर पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आपका कंक्रीट के तापमान पर, ऑप्शन बी है गर्मी के संपर्क में आने पर, ऑप्शन सी है आपका परिवेशी वायु की अपेक्ष आर्द्रता और हवा का वेग, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये आपका जो श्रिंकेज है, ठीक है, अगर तापमान अधिक होता है तो कंक्रीट में से जो नमी है वो काफ़ी तेज़ी से साथ निकलने लगती है। ठीक है, तो जब कहते हैं आपकी जो नमी है यानी कि जो पानी है वो जल्दी कहते हैं क्या सूखने लगेगा, तो आपकी क्या है जो कंक्रीट होती है उसमें क्या श्रिंकेज यानी कि सिकुड़न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है कि गर्मी के संपर्क में आने पर, तो गर्मी के संपर्क में आएगी तो क्या आपकी जो नमी है वो क्या जल्दी वाष्पीकृत होने लगेगी और आपका जो स्ट्रक्चर जो आपकी कंक्रीट है उसमें क्या होगा संकुचन होगा। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसके कारण, तो आपकी कहते हैं ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपकी क्या है और हवा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है तो उस केस में जो श्रिंकेज है वो आपको क्या बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर आपके क्या है श्रिंकेज को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा गया कि क्रीप एक्सटेंड किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है आपका कंक्रीट के तापमान पर, ऑप्शन बी है आपका वाटर सीमेंट रेशियो पर, ऑप्शन सी है आपका जो आपके कंपोनेंट साइज है और शेप उस पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्रीप है, पहले मानते क्रीप होता क्या आएगा, तो क्रीप क्या होता है आपका कि जब आपके कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर कांस्टेंट लोड की वजह से आपके क्या है उसमें क्या आएगा हल्के हल्के डिफ्लेक्शन आने लगते हैं, यानी कि विकृति आने लगती है। ठीक है,
तो उस विकृति को हम क्या कहते हैं कि टाइम के साथ जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है कि तो उसको हम क्या बोलते हैं आपके क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अब वो आपको किस पर निर्भर नहीं करती, तो वो आपके कंक्रीट के तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया कि संरचना के विभिन्न भागों में असमान असर यानी कि प्रेशर दाब के कारण दरारें पड़ सकती हैं। तो अनइवन सेटलमेंट की वजह से आपके स्ट्रक्चर में दरारें आती हैं यानी कि क्रैक्स पड़ते हैं। ये आपका सही है या गलत है, तो ये आपका क्या है, अनइवन सेटलमेंट की वजह से आपके स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, दरारें पड़ती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि चिनाई वाले जोड़ों में दरार का मुख्य कारण होते हैं ये। ऑप्शन ए है नमी, ऑप्शन बी है सल्फेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है आपका सोडियम। तो जो आपके मैसनरी वाले आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें क्रैक्स का जो मेन कारण होता है वो सल्फेट होता है, क्योंकि जब सल्फेट आपका कहते हैं क्रिया करता है तो उसमें क्या एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से आपके क्या है जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया कि मेन वॉल और जो क्रॉस वॉल है के बीच में क्रैक्स निम्न उपाय करके ठीक किया जा सकता है। तो कौन से मेथड के थ्रू हम उसको सही कर सकते हैं, अगर आपकी कहते हैं क्रॉस वॉल और मेन वॉल में जो आपकी क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी कहते हैं मेन वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या है, ये आपकी क्या क्रॉस वॉल है कि, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, जॉइंट्स पर जो आपके क्रैक्स आ रहे हैं उसे आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर दोनों वॉल को हमें कहते हैं कि जोड़ना है तो उसमें क्या बीच में टुटिंग की जाती है। क्या करते हैं, टुटिंग यानी कि दांतेदार बनाया जाता है। एक जगह पे कहते हैं आपकी थोड़ी सी जो ईंट है वो आगे के लिए निकली रहती है, जिससे उनके बीच में क्या बेटर बॉन्ड बन सके। अगर बॉन्ड बनता है तो आपके जो क्रैक्स पड़ते हैं वो आपके क्या नहीं पड़ेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपको क्या होगा, टुटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। टुटिंग क्या होती है आपकी, इस तरीके से मान लीजिए ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये है, तो एक ये इस तरीके से आपने क्या जगह छोड़ दी है, तो ये आपके क्या है, दांत कहलाता है, टुटिंग कहलाती है कि, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गया कि श्रिंकेज क्रैक्स का कारण है। तो आपकी जो श्रिंकेज क्रैक्स पड़ते हैं स्ट्रक्चर में किस लिए पड़ते हैं। पहला है आपका कि जो आपका मोटार है वो काफ़ी लीन यानी कि गीला है। ऑप्शन बी है आपका क्यूरिंग यानी कि आपने तराई ठीक तरीके से नहीं की है, पर्याप्त नहीं की है। ऑप्शन बी है आपका इस्तेमाल में की गई रेत आपकी काफ़ी महीन है यानी कि फाइन हैगी। तो आपके क्या हो गए, ये आपके तीनों क्या आएंगे, तीनों कहते हैं फैक्टर क्या करेंगे, आपकी जो श्रिंकेज है उसको श्रिंकेज को बढ़ाएंगे, जिससे आपकी क्या उसमें दरार है, तो श्रिंकेज क्रैक्स क्या आपके बढ़ जाते हैं इन तीनों के कारण। तो ऑप्शन डी आपको क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपका मोटर काफ़ी गीला है तो जब उसमें क्या आएगा, जो नमी है वो कहते हैं रिमूव होगी, तो उनमें क्या श्रिंकेज उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, और आपके क्रैक्स उतने ही डेवलप होंगे। दूसरा क्या आपका, आप ठीक तरीके से क्यूरिंग नहीं करतेंगे, तो क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका कि जो आपके नमी की जितनी ज़रूरत है, जिससे कहते हैं आपकी जो सीमेंट का जो प्रोसेस होता है जमने का वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी आपके क्या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। रेत काफ़ी यानी कि जो आपका सैंड है वो काफ़ी महीन है, तो उस केस में भी आपके क्या आएगा, जो क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, चिनाई की समस्या में दरार क्या दर्शाते हैं। तो क्रैक्स का क्या मतलब है, पहला है कि वो दीवार हिल गई है यानी कि दीवार क्या आपकी मूव करने लगी है, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका दीवार के भीतर मूवमेंट यानी कि मूवमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी है आपकी अत्यधिक नमी यानी कि मॉइस्चर को दिखाएगा। ऑप्शन सी है आपके पेंट में फंसी नमी को दर्शाता है। तो आपके जो क्रैक्स है, ठीक है, क्रैक्स क्या दर्शाते हैं, आपके क्रैक्स दर्शाते हैं आपके दीवार का जो वॉल है उसके मूवमेंट को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके क्रैक्स हैं वो क्या आएंगे, मूव कर रही है कि, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इंटरनली उसमें क्या है, मूवमेंट होता है, ठीक है, क्रैक्स का। तब भी आपने देखा हो कि मान लीजिए अगर ये आपकी वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपकी क्या है, इस तरीके से आपकी ये आपकी क्या है, वॉल बनी हुई है, इस तरीके से आपकी ये पूरी वॉल है, ठीक है। तो आपके क्रैक्स क्या होता है, इस तरीके से
टू इस तरीके से डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये क्या, ये आपको क्या इंटरनल मूवमेंट की वजह से, यानी कि आंतरिक रूप से क्या कहते हैं जो अलग अलग हो रहेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी क्या है, ये चीज़ इस तरीके से आपकी जो वॉल है वो अलग हो जाती है। तो ये क्या आपका एक इंटरनल मूवमेंट हैगा वॉल में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि चिनाई की समस्याओं में पेंट ब्लिस्टरिंग क्या दर्शाता है, ठीक है। तो पेंट ब्लिस्टरिंग क्या होती है, पेंट का उखड़ना। तो पेंट क्यों उखड़ता है कि जब उसमें क्या है नमी फंस जाती है। पेंट में क्या है, आपने कहते हैं नमी है और आपने उसके ऊपर पेंट कर दिया है, तो कुछ टाइम के बाद जो पेंट है वो आपको क्या उखड़ने लगता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि जब नमी घुले हुए लवड़ों को ले जाती है तो ईंट की सतह पर सफेद जमाव होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, उनमें जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, ये पानी के संपर्क में आती हैं तो और उसके बाद सूखती हैं, फिर पानी के संपर्क में आती हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो आपकी ईंट होती है उसकी सरफेस पे क्या है वाइट डिपॉजिट से इकट्ठे हो जाते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है इल्फ्लोरेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि सीमेंट कंक्रीट का प्रारंभिक डॉट 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 होता है जो मुख्य रूप से रूपों के माध्यम से पानी की हानि, कॉमा रूपों की सतहों द्वारा अवशोषण आदि के कारण होता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि सीमेंट कंक्रीट में जो प्रारंभिक चीज होती है, ठीक है, जिसमें आपके क्या पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है, पानी के लॉस के कारण जो चीज हो रही है वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है। तो जब आपके कहते हैं कंक्रीट में से आपका क्या पानी, जब पानी का लॉस होने लगता है तो उसमें क्या होता है कंक्रीट में आपकी श्रिंकेज होने लगती है, ठीक है, यानी कि सरफेस द्वारा या अगर पानी का अवशोषण किया जा रहा है या फिर आपका क्या है आपके जो पानी है वो कहता है धूप वगैरह की वजह से क्या उसका लॉस हो रहा है कि मतलब ज़्यादा हीट पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है स्ट्रक्चर में से पानी का क्या लॉस हो रहा है, या फिर किसी अन्य सतह के द्वारा क्या जो पानी है उस स्ट्रक्चर से सोख ले जा रहा है। तो उसकी वजह से जो सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है आपका श्रिंकेज होने लगता है। तो प्रारंभिक क्या होता है आपका श्रिंकेज। तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि थर्मल मूवमेंट के कारण दरारें आमतौर पर किसके उपयोग से ठीक की जाती हैं। तो जब आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसकी वजह से जो आपकी क्रैक्स पड़ रहे हैं तो उनको आप किसके थ्रू कहते हैं सही कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रेत के थ्रू, ऑप्शन बी है आपका मोर्टार के थ्रू, ऑप्शन बी है आपका जिप्सम के थ्रू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपकी थर्मल मूवमेंट की वजह से जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उनको क्या है हम किस तरीके से भरते हैं आपके मोटर के थ्रू भरा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि उन जगहों के लिए किस प्रकार की ग्राउट का उपयोग किया जाता है जहां संरचना की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें इसमें पूछा गया, पहले बात हम बात कर लेते हैं ग्राउट होता क्या है। तो ग्राउट क्या होता है, आपने ग्राउटिंग पढ़ा होगा। ग्राउटिंग क्या होता है कि आपके जो क्रैक्स होते हैं, ठीक है, उन क्रैक्स में मटेरियल को फिलअप करना जिससे जो आपकी दरारें हैं वो क्या आएंगी कंप्लीटली भर जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गन वगैरह का यूज करते हैं और हाई प्रेशर पे क्या आपका जो मटेरियल है उसको उस दरार में भर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका ग्राउटिंग। और ग्राउट क्या होता है, ग्राउट होता है आपका मटेरियल जो आपको उसमें क्या फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है ग्राउट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें किसका करेंगे गैस बनाने वाले ग्राउट का उपयोग करेंगे या सल्फो एल्यूमिनेट का उपयोग करेंगे या सीमेंट रेत का करेंगे या आपके फाइबर प्रबलित इंजेक्शन ग्राउट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे कहते हैं आपको क्या संरचना की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी है तो ऐसी जगहों पे हम क्या सीमेंट और रेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो सीमेंट और क्या होगा सेंट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि किस प्रक्रिया में उच्च दाब में कंक्रीट या मोर्टार को पंप करना शामिल है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्रेनाइटिंग, ऑप्शन बी है आपका स्लाइंग, ऑप्शन सी है ग्रूबिंग, ऑप्शन डी है आपका सील। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम कहते हैं कंक्रीट को हाई प्रेशर पे पंप करते हैं। तो आपका ग्रेनाइटिंग में हम लोग क्या करते हैं आपका जो मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि जो कंक्रीट है उसको क्या है
हाई प्रेशर पे हम पंप कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, यूनिटी में क्या होते हैं, आप मान लीजिए मैश है, ठीक है, आपने जाली बनाई, ठीक है, जाली बनाने के बाद आप क्या करें, उसमें कंक्रीटिंग करें। तो कंक्रीटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो आपका सीमेंट हो गया, मोटर और आपके कहते हैं सैंड को मिलाया, और मिलाने के बाद उसे क्या है, ऊपर से जो आपका पंप होती हैं उन पंप के थ्रू उसमें क्या होगा, भर दिया जाता है, इन जाल के अंदर, जाल के ऊपर क्या भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ग्निटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका कि चिनाई की दीवार में डायगोनल क्रैक्स के कारण विकसित होते हैं। डायगोनल क्रैक्स किन के कारण विकसित होते हैं, ऑप्शन ए आपका नींव में अंतर निपटार यानी कि डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, यानी कि अनइवन सेटलमेंट हो रहा है फाउंडेशन में। ऑप्शन बी है आपका ओवरलेटेड स्ट्रक्चर की वजह से। ऑप्शन सी है आपका कि नीचे नींव के नीचे क्ले सॉइल का श्रिंकेज के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपके डायगोनल क्रैक्स जो डेवलप होते हैं वो क्या होगा, या तो आपका जो अनइवन सेटलमेंट हो रहा है उसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं, अगर ओवरलोडेड स्ट्रक्चर हो जाता है तो भी, या फिर नीचे की जो आपकी क्रैक, नीचे की जो आपकी मिट्टी है उसमें क्या श्रिंकेज या एक्सपेंशन होता है, तो उसकी वजह से क्या है आपके डायगोनल क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 16 में पूछा गया कि चिनाई की दीवार में तिरछी दरारें का उपचार किया जाता है। तो जो आपकी डायगोनल क्रैक्स हैं उनका उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका कि जो हम बिल्डिंग का जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो एक समान लक्षणों वाली मिट्टी पे करना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक वाली सॉइल पर करना चाहिए। ऑप्शन बी है आपकी डीप फाउंडेशन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है आपका भराव वाली मिट्टी पर निर्माण से बचना चाहिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो अगर आप कहते हैं कि डायगोनल क्रैक से बचना चाहते हैं तो हमें क्या आएगा कि जिस मिट्टी पे हम बना रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक एक समान होनी चाहिए, ठीक है, जिससे अनइवन जो आपके सेटलमेंट है उससे हम बचा जा सके। दूसरा है कि आपकी जो श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उससे बचने के लिए हमें क्या है, कैसे डीप फाउंडेशन का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो आपकी जो मिट्टी है वो कैसी है, फिलिंग वाली नहीं होनी चाहिए। फिलिंग वाली अगर है तो उसका क्या बेटर कॉम्पैक्शन किया जाना चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक हमें क्या उसका कॉम्पैक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि चिनाई की समस्याओं में उभाड़ा हुआ क्या दर्शाता है। तो उभड़ा मतलब बल्जिंग की बात कर रहे हैं। बल्जिंग क्या शो करता है, ठीक है, तो बल्जिंग क्या होता है कि आपकी जो वॉल है, वॉल क्या है बाहर की तरफ कहते हैं मूव करने लगती है, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ उसमें क्या उभार आ जाता है। और ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है, यानी कि जो उसकी थिकनेस है और जो लंबाई है यानी कि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि थिकनेस के मुकाबले जो उसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल है वो बाहर की तरफ मूव करने लगी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने कहते हैं जो वॉल तैयार की है उसके क्रॉस में कहते हैं किसी भी तरीके का आपने सपोर्ट नहीं दिया है, तो इसलिए क्या वॉल क्या एक साइड में क्या है मूव करने लगती है, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ क्या है मूव करने लगती है, ठीक है। तो ये पूछा गया बल्जिंग क्या दर्शाता है, तो बल्जिंग आपको क्या दिखाएगा, ये आपकी जो वॉल है उसका बाहर की तरफ मूवमेंट को दर्शाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अंदर की तरफ मूवमेंट आपको क्या दर्शाता है, क्रैक्स के लिए दर्शाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया कि चिनाई के लिए आधी जली हुई ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम चिनाई के लिए कभी भी हाफ वन ब्रिक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि लंबी दीवार में खड़ी दरारें यानी कि जो वर्टिकल क्रैक्स किसके कारण विकसित होते हैं। ऑप्शन है कि दीवार में पर्याप्त मात्रा में एक्सपेंशन ज्वाइंट ना दिए हों। ऑप्शन बी है आपके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। ऑप्शन सी है आपका श्रिंकेज ज्वाइंट्स न देना, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो जब आपकी लंबी लॉन्ग वॉल होती हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें हमें क्या है पर्याप्त मात्रा में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट देना चाहिए, जिससे जब टेम्परेचर का वेरिएशन हो तो जो वॉल है उनका फ्री मूवमेंट हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनमें क्या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि आरसीसी स्लैब और दीवार के बीच स्लिप जोड़ न देने के कारण लोड वेयरिंग वॉल में दरार आ जाती हैं। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी वॉल है, इसके ऊपर आपने क्या आएगा, यहाँ पर आपकी क्या स्लैब पड़ी है, तो यहाँ पर अगर आपने कहते हैं स्लिप जॉइंट नहीं दे देंगे, ठीक है, अगर आपने जॉइंट नहीं दिया है तो क्या होगा, जब इस पे लोड आएगा तो वो इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपके क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा, जब आपका तापमान में परिवर्तन होता है तो ये क्या आगे पीछे मूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर आपने स्लिप जॉइंट नहीं दिया होगा तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी, और फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी तो इस सेक्शन पे आपको उसका क्या होगा, इस सेक्शन पे क्या है, आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका क्या राइट आंसर होगा कि लोड वेयरिंग वॉल जो है उसमें क्या क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।